निशा, कितनी देर लगेगी? जल्दी करो, लेट हो रहा है। नीलेश ने तैयार हो रही पत्नी को आवाज़ लगाते हुए कहा। क्या बात है, बड़े उत्साहित हो अपने ससुराल जाने के लिए? इतना उत्साह तो हमारे साथ घूमने जाने में भी कभी नहीं दिखाया। निशा ने मजाक करते हुए कहा। क्यों नहीं, अपने ससुराल तो हर किसी को खुशी खुशी जाना चाहिए, तुम्हारी तरह थोड़ी ना कि ससुराल जाने में 75 कोने का मुंह बन जाता है। नीलेश ने व्यंग्य कसते हुए कहा। नीलेश की ये बातें निशा के दिल में चुभ गई, फिर भी उसने फीकी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। नीलेश, तुम्हारे और मेरे ससुराल में फ़र्क है। क्या फ़र्क होता है? ससुराल तो ससुराल है, जैसे तुम्हारा वैसे मेरा। जब मैं अपने सास ससुर का बेटा बनकर वहाँ अच्छे से रह सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं मेरी माँ की बेटी बनकर अच्छे से रह सकती हो? नीलेश ने बात को बढ़ाते हुए कहा। निशा चाहती तो जवाब दे सकती थी, पर वो बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। वो नीलेश के मूड को खराब नहीं करना चाहती थी। जानती थी अगर नीलेश का मूड खराब हुआ तो वो जाना ही कैंसिल कर देगा, फिर चाहे वो कितने ही हाथ पैर जोड़ ले। आज उसकी भतीजी का मुंडन था, इसलिए वो कोई तमाशा नहीं चाहती थी। इसलिए वो चुपचाप जाकर कार में बैठ गई और दोनों अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गए। जहाँ नीलेश का ध्यान कार चलाने में था, वही निशा ना चाहते हुए भी अतीत की पुरानी बातों में खो गई। दरअसल निशा का ससुराल और मायका दोनों ही कानपुर शहर में था, पर नीलेश की जॉब लखनऊ में थी, जिस कारण निशा लखनऊ में रहती थी। कहने को तो निशा अलग शहर में रहती थी, पर यहाँ भी उसे सुकून नहीं था। कानपुर से लखनऊ की दूरी महज 2 घंटे की थी और नीलेश की शनिवार रविवार 2 दिन की ऑफिस की छुट्टी होती थी। उसमें निशा की सासू माँ का आदेश था कि छुट्टी के 2 दिन उसे यहाँ सबके साथ बिताने पड़ेंगे, और नीलेश अच्छे बेटे की तरह माँ की आज्ञा का पालन करता था। शुरू में निशा को ये बात ठीक लगी, पर अब ये बात उसके लिए सिरदर्द बन गई थी। एक तो पूरे हफ्ते नीलेश को ऑफिस के कारण टाइम नहीं रहता था, और रहता भी तो नीलेश की आदत थी कि घर का कोई भी काम, मरम्मत वगैरह कुछ भी करवानी हो, सब छुट्टी के दिन करने को टाल देता था। पर छुट्टी आने के पहले ही निशा को ससुराल जाना पड़ता था। उसने कई बार नीलेश को समझाने की कोशिश की, कभी कभी वहाँ जाने के लिए मना कर दे, पर नीलेश मना नहीं कर पाता था। कई बार इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई भी हो गई, तो नीलेश को लगने लगा निशा वहाँ जाना ही नहीं चाहती। आखिरकार नीलेश का रवैया देख उसने खुद सासू माँ से बात की। माँ जी, इस बार हम लोग नहीं आ पाएंगे, अब की बार बहुत काम है। तुम्हें वहाँ कौन सा काम है? पूरे हफ्ते काम नहीं कर पाती हो? अरे 2 लोगों का काम ही कितना होता है, और नीलेश तो सुबह सुबह ही चला जाता है, दिन भर क्या करती रहती हो? सासू माँ ने निशा की बात को बीच में काटते हुए कहा। निशा जवाब देना चाहती थी, पर वो अपने संस्कारों के कारण कुछ ना कह सकी। बस इतना ही कहा, मुझे आपको यही बताना था कि हम इस बार नहीं आ पाएंगे। सॉरी कहकर निशा ने फ़ोन काट दिया। शाम को जब नीलेश आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि मैंने मम्मी को इस बार के लिए मना कर दिया है। क्योंकि नीलेश काफ़ी थका हुआ था, इसलिए उसने कहा ठीक है कहकर बात को रफा दफा किया। निशा को डर था कि कहीं नीलेश इस बात का बतंगड़ ना बना दे, पर अब उसे सुकून था और वो अगले दिन का सोचने लगी कि उसे नीलेश से क्या क्या काम करवाना है, और साथ में ये भी प्लान बनाने लगी कि किसी बहाने इतवार को दोनों लोग घूम आएंगे। 2 साल हो गए थे उसकी शादी को, पर वो कहीं भी घूमने नहीं जा पाई थी अपने पति के साथ। अगले दिन निशा खुश मन से उठी और सुबह फ्रेश होकर सबसे पहले उसने नाश्ता बनाया, क्योंकि वो जानती थी कि नीलेश बिना भूखे पेट कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद उसने नीलेश को उठाया। नीलेश भी फ्रेश होकर बाहर आ गए और दोनों ने गर्मा गर्म नाश्ता किया। इतने दिन बाद निशा बहुत खुश थी।
कि इतने दिन बाद दोनों लोग बैठकर सुकून से नाश्ता कर रहे थे, वरना पूरा हफ्ता तो काम की भागदौड़ में और आखिरी छुट्टी के 2 दिन ससुराल में ही काम करते करते निकल जाते थे। निशा नीलेश को बता ही रही थी कि उसे किन किन कामों में नीलेश की मदद चाहिए कि तभी उसके दरवाजे की घंटी बजी। नीलेश ने कहा, इतनी सुबह सुबह कौन है? निशा बोली, पता नहीं, मैं देखती हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खोला, निशा की सासू माँ खड़ी थी। निशा को 440 वोल्ट का झटका लगा था मानो। निशा को समझ नहीं आया कि वो सपना देख रही है या सच में सासू माँ उसके सामने खड़ी है। सासू माँ उसे गुस्से में घूर रही थी और ससुर जी निशा को देखते ही हड़बड़ाहट में इधर उधर देखने लगे। निशा वहीं 2 मिनट तक बिना हिले डुले वहीं खड़ी रही। वो अभी तक सदमे में खड़ी थी। तभी पीछे से नीलेश ने पूछा, कौन है निशा? नीलेश की आवाज़ से मानो वो होश में आई और कहा, मम्मी जी पापा जी आए हैं। ये कहकर वो अंदर कमरे की ओर भागी, क्योंकि निशा ने अभी तक रात के कपड़े पहने हुए थे। यही कारण था कि ससुर जी हड़बड़ाहट में इधर उधर देखने लगे थे। निशा जल्दी से अंदर कमरे से कपड़े बदल कर आई। तब तक सासू माँ पूरे घर का मुआयना कर चुकी थी। निशा को देखते ही वो उस पर बरस पड़ी। बहू, ये क्या है? अभी तक तुमने घर की सफाई तक नहीं की और बिना स्नान किए ही नाश्ता कर रही थी। हम लोग थे, बिना स्नान किए पानी भी नहीं पीते थे और आज भी यही नियम निभा रहे हैं। जानती हो, आज भी यहाँ आने के पहले घर में झाड़ू लगाकर सफाई करके स्नान करके और नाश्ता करके फिर यहाँ आए हैं। और तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। कहते हुए सासू माँ अपने सिर को झटका। ये सब बातें सुनकर निशा ने अपना सिर नीचे कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। उसके चेहरे पर गुस्से और दुख के मिले जुले भाव थे। बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर संस्कार बस कुछ कह ना सकी। उसने खुद को संयत किया और कहा, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। किचन में चाय के साथ निशा का मन भी उबल रहा था। वो मशीनी अंदाज से चाय और नाश्ते की व्यवस्था कर रही थी। तभी सासू माँ किचन में आ गई और निशा से कहने लगी, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। कहकर सासू माँ नाश्ता प्लेट में लगाने लगी। 2 मिनट बाद सासू जी निशा से कहने लगी, तुम्हें पता है, हमें अपने समय में तो ये मैक्सी वगैरह पहनने की इजाज़त ही नहीं थी। कमरे में भी साड़ी पहनकर ही रहते थे। हम लोगों के कमरे में किसी भी समय भी आ जाए, किसी को दिक्कत नहीं होती थी। हम तुमसे ये नहीं कह रहे हैं बेटा कि कमरे में ना पहनो, पर कमरे से बाहर निकलो तो कम से कम सलवार कुर्ता तो पहने रहो। कहने को तो बड़े प्यार से ये सब सासू माँ कह रही थी, पर उसके पीछे कसा गया व्यंग्य उसे समझ में आ रहा था। सासू माँ के इस ज्ञान से निशा थोड़ा बहुत खिज उठी थी, पर फिर भी शांत रही। थोड़ी देर बाद सासू माँ की नज़र बेसिन के नल पर गई, जिसमें पानी बह रहा था। फिर सासू माँ ने कहा, ये क्या पानी बह रहा है? इस पर निशा ने कहा, वो नल खराब है तो इसे अभी तक ठीक क्यों नहीं करवाया? जानती नहीं, पानी का बहना शुभ नहीं माना जाता। कहते हैं इससे लक्ष्मी जाती है। सासू माँ ने कहा। निशा मन ही मन सोचने लगी, आपके बेटे को ऑफिस से फुर्सत कहाँ है, और फुर्सत मिलती है तो फिर हम घर में नहीं रहते तो कहाँ से ठीक करवाएंगे। निशा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उन्होंने नीलेश को आवाज़ लगाई और उससे कहा, बेटा पानी बहना अच्छा नहीं होता, कभी प्लम्बर को बुला कर ला और नल ठीक करवा। नीलेश ने एक अच्छे आज्ञाकारी पुत्र की तरह माँ की आज्ञा का पालन किया। निशा मन ही मन खुश थी कि चलो इसी बहाने महीनों से अटका हुआ काम पूरा हुआ आज। 2 दिन में सासू माँ ने निशा की पूरी क्लास ली। निशा को लगने लगा कि इससे अच्छा तो वो ही कानपुर चली जाती। अच्छा निशा, अब हमारे जाने का समय हो गया है, अब आगे से यही कर लिया करेंगे। कभी तुम कानपुर आ जाया करो
तो कभी हम लोग लखनऊ आ जाएंगे। ये कहकर सासू माँ ने और ससुर जी ने निशा से विदा ली। दोनों लोगों के जाते ही निशा धम से सोफे पर बैठ गई। उसे ऐसा लग रहा था शरीर में कोई जान ही नहीं है। निशा बैठे बैठे ही सोचने लगी, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं था कि निशा को अपने सास ससुर से कोई समस्या थी, बल्कि वो तो उनका बहुत मान सम्मान करती थी, परंतु कुछ बातें उसको अखरती थी। वो और नीलेश समय ही नहीं साथ में बिता पा रहे थे। हफ्ते के 5 दिन तो ऑफिस और घर के कामों की भागदौड़ में भी जाते थे। अब बाकी के 2 दिन ससुराल के। अगर किसी दिन भूले भटके नीलेश ऑफिस से जल्दी आ भी जाता तो वो भी सारा समय आराम करने में निकाल देता था। ससुराल में भी निशा अगर रविवार को नीलेश के साथ घूमने जाने की बात कहती तो सासू माँ ये कहकर टोक देती, पूरे हफ्ते तो साथ में ही रहती हो, अभी यहाँ तो कम से कम हमारे साथ समय बिताओ। निशा मन मसोज कर रह जाती। उसे समझ नहीं आता कि कैसे समझाए अपनी सास को कि साथ रहना और समय बिताने में फ़र्क होता है। 2 साल हो गए थे शादी को, लेकिन उन्होंने शायद ही कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हो, ऐसा कुछ याद ही नहीं निशा को। उसे लगने लगा इससे अच्छा तो ससुराल में ही रह लेती, साथ में रहते, कम से कम हफ्ते का 1 दिन तो वो नीलेश के साथ में बिता पाती। यहाँ तो वो साथ रहकर भी साथ नहीं थी। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। बस अब बहुत हो गया, मुझे नीलेश से इस विषय में बात करनी पड़ेगी। ये कहकर वो आंसू पोंछते हुए चल दी नीलेश से बात करने के लिए। निशा सब काम खत्म करके अपने कमरे में पहुंची, जहां नीलेश उसका इंतजार कर रहा था। निशा बेड पर बैठी ही थी कि नीलेश ने उसे पीछे से पकड़ लिया और प्यार से बोला, सारा काम आज ही करना है, थक गई होगी, बाकी काम कल कर लेना। निशा नीलेश के इरादों को समझ गई और मन ही मन कुढ़ गई और नीलेश से खुद को छुड़ा लिया और नीलेश से बोली, नीलेश मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो बात करनी है कल सुबह कर लेना, अभी तुम आराम करो। ये कहकर नीलेश ने निशा को बिस्तर पर लेटा दिया। नीलेश की इस क्रिया पर निशा खींच उठी और बिस्तर पर बैठते हुए बोली, सुबह आपके पास समय ही कहाँ होता है नीलेश, जो मैं आपसे बात कर सकूं। तो कल शाम के जब मैं ऑफिस जाऊं तब बात कर लेना, अभी तुम आराम करो। ये कहकर नीलेश ने उसे वापस लिटाने की कोशिश की। इस पर निशा ने खुद को नीलेश से छुड़ाया और चिल्लाते हुए बोली, कमाल है, रात को ही तुमको इतनी फिक्र क्यों होती है? दिन में तो काम करते करते चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, तब तो झूठे मुंह पूछोगे तक नहीं। अगर इतनी ही फिक्र है तो थोड़ी सी तुम भी मदद कर लिया करो मेरे काम में। अब नीलेश को भी गुस्सा आने लगा और उसने निशा से कहा, तो क्या अब मैं ऑफिस जाना छोड़कर तुम्हारे साथ घर में काम करूं? अब यही काम रह गया है कि मैं घर में झाड़ू पोछा करूं? और रही बात फिक्र की, तो मैं कमाता किस लिए हूं? अपने लिए। इस पर निशा ने कहा, नीलेश अगर आप कमाते हैं तो मैं भी घर में पूरी व्यवस्था रखती हूँ, हम दोनों ही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन हम दोनों आपस में कितना समय एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं। नीलेश 2 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन हमने आज तक साथ में क्वालिटी टाइम कभी स्पेंड नहीं किया। इस पर नीलेश अपना मूड बनाते हुए बोला, तो मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम ही झगड़ा कर रही हो। ये कहकर नीलेश निशा को वापस पकड़ने की कोशिश करने लगा। इस पर निशा दांत पीसते हुए बोली, नीलेश मैं बिस्तर पर साथ सोने को नहीं बोल रही हूँ, मैं हम दोनों का साथ चाहती हूँ। निशा ने एक गहरी सांस ली और नीलेश को समझाने की कोशिश करते हुए बोली, नीलेश हमारी शादी को इतने दिन हो गए, पर हम लोग एक बार भी लखनऊ नहीं घूमे। इस पर नीलेश ने कहा, अरे तो रविवार को घूमने चलेंगे ना? रविवार को हम लोग घर पर कहाँ होते हैं नीलेश? आज सोचा था कि कहीं घूमने जाएंगे, तब वो भी संभव ना हो सका। निशा अब थोड़ी सी रूहानसी हो गई थी। इस पर नीलेश भी सोच में पड़ गया। फिर निशा से बोला, तुम्हें बोलना चाहिए,
हम सब घूमने चलते। इस पर निशा ने कहा, मैंने मम्मी जी से कहा था पर उन्होंने इनकार कर दिया। तो ठीक है, अगले संडे चलेंगे, नीलेश लापरवाही से बोला। अब तक निशा पूरी तरीके से अपने नियंत्रण को खो चुकी थी। वो चिल्लाते हुए बोली, संडे संडे संडे, इन 2 सालों में मेरा संडे आया है कभी? शुक्रवार आता नहीं कि शाम को चलने की तैयारी करनी पड़ती है। शनिवार इतवार वहीं पर काम करते करते निकल जाता है। अगर मम्मी जी से घूमने जाने को कह दे तो वो मना कर देती है। वहाँ जाने में भी अब मुझे कोफ्त सी लगने लगी है। ओह, तो ये बात है, अब तुम वहाँ जाना भी नहीं चाहती? नीलेश निशा की बात को बीच में काटते हुए बोला। ये बात सुनकर निशा ने अपना सिर पकड़ लिया और अपनी बातों को इस तरह से बोल रही थी मानो उसे बहुत जोर देना पड़ रहा था नीलेश को समझाने में। नीलेश, आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? फिर उसने कसकर अपनी आंख बंद कर ली और 2 मिनट गहरी सांस ली और नीलेश से कहा, अच्छा ठीक है, आपको वीकेंड पर जाना है तो कल आप छुट्टी ले लीजिए और हम दोनों घूमने चलेंगे लखनऊ। ये क्या कह रही हो, मैं वे बजे छुट्टी करूं? अरे साल में 1 महीने की छुट्टी हम लोगों को मिलती है। अगर उसे भी घूमने फिरने में निकाल दिया तो त्योहार में जब घर जाएंगे तो ज़्यादा दिन रुक नहीं पाएंगे। ये बात सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए नीलेश से कहने लगी, आपको मेरे साथ समय बिताना बेवजह लगता है? अरे त्योहार में 1 दिन हम वहाँ कम रुकेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। ये अच्छा है, चित भी मेरी पट भी मेरी। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप कल छुट्टी लेंगे और हम घूमने चलेंगे। नीलेश ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे उसका बहुत समय व्यर्थ चला गया हो। उसने निशा को टालने के उद्देश्य से कहा, अच्छा कल की कल देखी जाएगी, अभी जो हम समय बिताना चाहते हैं वो तो साथ में बिताओ। ये कहकर नीलेश निशा के करीब आने लगा। इस पर निशा ने नीलेश को झड़कते हुए कहा, बात को टालिए नहीं नीलेश, मुझे पक्का बताइए कल आप मेरे साथ चलेंगे कि नहीं? नीलेश भी पूरी तरीके से खिंच चुका था। वो निशा पर चिल्लाते हुए बोला, अरे यार कहा ना छुट्टी नहीं ले सकता, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तो ठीक है, इस संडे हम कानपुर नहीं जाएंगे, निशा ने दृढ़ता से कहा। नीलेश अब पूरी तरीके से गुस्से में पागल हो चुका था। उसने निशा को कंधे से पकड़कर झकझोरा और गुस्से में दांत पीसते हुए नीलेश बोला, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। ना मैं छुट्टी लूँगा और ना ही वीकेंड पर जाना कैंसिल करूँगा। तुम्हें घूमने का शौक है तो अकेले जाकर घूम लो, तुम्हें किसी ने रोका नहीं है, समझी? कहकर नीलेश ने निशा को हल्का सा धक्का देते हुए छोड़ दिया। निशा के शरीर से ज़्यादा उसके मन को धक्का लगा। वो भी बिस्तर से खड़े होते हुए बोली, ठीक है, जब आपको मेरी परवाह नहीं तो मैं भी आपकी परवाह नहीं करूँगी। मैं अकेली घूम आऊँगी तो आप भी अकेले सोइए। ये कहते हुए निशा तकिया उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। जब तक नीलेश उसके पीछे पीछे जाता, निशा दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। नीलेश बाहर दरवाजे पर चिल्ला रहा था और निशा को बुला रहा था, पर निशा ने अपने कानों पर तकिया लगा लिया और बिस्तर पर लेट गई। जब भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई तो नीलेश बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। निशा काफ़ी देर तक रोती रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे लगने लगा कि जब तक सबकी ज़रूरतों के हिसाब से चलते रहो, मुंह बंद करके ताने सुनते रहो, किसी से कुछ उम्मीद ना करो, तब तक सब ठीक है। पर जहाँ अपने लिए कुछ कहो तो औरत बुरी क्यों बन जाती है? पता नहीं सबको ये क्यों लगता है एकल परिवार में रहने वाली औरतों के पास कोई जिम्मेदारी होती ही नहीं है। कोई ये क्यों नहीं समझते अकेले रहने वाले भी लगभग उतनी जिम्मेदारी निभाते हैं जितने पूरे परिवार के साथ रहने वाले। खाना चाहे एक के लिए पकाए चाहे 10 लोगों के लिए, खाना बनाने वाले बर्तन तो उतने ही निकलेंगे। हाँ, प्लेटों की संख्या जरूर कम ज़्यादा हो सकती है। अगले दिन नीलेश उठा, उसने समय देखा तो 8 बज चुके थे। वो काफ़ी हद तक लेट हो चुका था। उसने बाहर आकर देखा, कमरा वैसे के वैसे ही बंद था। घर में कोई भी हलचल नहीं थी।
शायद निशा अभी भी सो रही थी। नीलेश ने 1-2 बार दरवाज़ा खटखटाकर निशा को जगाने की कोशिश की, पर निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। बजाय चिंता करने के नीलेश और गुस्सा हो गया, क्योंकि इस समय उसके पास गुस्सा करने का समय नहीं था। वो फटाफट तैयार हुआ और बिना नाश्ता किए बगैर टिफ़िन के ऑफिस निकल गया। इधर निशा देर तक सोती रही। जब नीलेश ने दरवाज़ा खटखटाया था, उसने जानबूझकर जवाब नहीं दिया था और नीलेश के जाने के बाद फिर से सो गई। शादी के बाद ये पहली बार था जब निशा इतनी देर तक सोई रही। तकरीबन 11 बजे निशा उठकर हॉल में आई। तनाव के कारण उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। सबसे पहले तो उसने अपने लिए चाय बनाई। चाय पीकर उसे कुछ राहत मिली। घर में अभी भी हल्का हल्का अंधेरा था। कैसे होता उजाला। बालकनी के पर्दों को खोलने की जिम्मेदारी भी तो निशा की थी। सबसे पहले निशा ने जाकर पर्दे खोले, बालकनी में जाकर बैठ गई। आज उसका कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। वैसे भी लोगों को यही लगता है कि एकल परिवार में औरतें बस आराम ही करती है, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना होती है। तो यही सही। यही सोचकर निशा बालकनी में काफ़ी देर बैठी रही। अब तक उसका दर्द काफ़ी हल्का हो चुका था। निशा ने खुद से कहा, बस अब बहुत हुआ। दूसरे के लिए मैं अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस नहीं करूँगी। नीलेश नहीं जाना चाहते तो मैं खुद ही जाऊँगी अकेले घूमने। निशा उठी और नहाकर तैयार हुई और नेट पर लखनऊ में घूमने वाली जगह सर्च करने लगी। वैसे तो काफ़ी जगह थी, पर वो उसके घर से काफ़ी दूर थी। आखिरकार उसे सिंगापुर मॉल घूमने के लिए उसे सही जगह लगी और वो वहाँ जाने के लिए निकल गई। मॉल उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर वो जब भी वो किसी कपल को हाथ में हाथ डाले दुनिया से बेफिक्र वहाँ घूमते देखती तो उसे बड़ा दुख होने लगा। वो चाहकर भी उस पल को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। उसे हर पल यही लग रहा था, काश उसके साथ नीलेश यहाँ होता। वो अपने ही ख्यालों में उस मॉल में घूम रही थी कि तभी वो किसी से टकराई। सॉरी, मैंने देखा नहीं। ये कहते हुए जैसे ही उसने सामने देखा तो उसकी बचपन की दोस्त रूही थी। रूही, निशा दोनों ही एक दूसरे का नाम खुशी से बोली और एक दूसरे के गले मिल गई। तू यहाँ? रूही खुशी से चिल्लाई। हाँ, वो मेरे पति की जॉब इसी शहर में है। तू बता यहाँ कैसे? मेरे पति की बिजनेस मीटिंग थी तो मैं भी उनके साथ आ गई। तभी रूही ने अपने बगल में खड़े आदमी से निशा का परिचय करवाते हुए कहा, निशा, ये मेरे पति संजीव है। फिर अपने साथ एक छोटे बच्चे का परिचय करवाते हुए कहा, और ये मेरा बेटा कुशल। ओह सो क्यूट। ये कहकर निशा ने कुशल के गाल को खींच लिए, जो कि कुशल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर निशा संजीव की तरफ रुख करते हुए बोली, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। कमाल है, लोग अपनी बीवियों को हनीमून पर ले जाते हैं और आप बिजनेस मीटिंग में ले आई। निशा ने हंसते हुए संजीव से कहा, अब क्या करें, बीबी का हुक्म सर आंखों पर। संजीव ने अपने हाथों से सलाम की मुद्रा बनाकर निशा से कहा, जब उन्हें पता चला कि हमारी मीटिंग लखनऊ में है तो बस हमसे कहा हमें लखनऊ घूमना है, चली आई हमारे साथ साथ। संजीव ने ये बात थोड़ा लखनवी अंदाज में कही। ये बात सुनकर निशा के चेहरे पर हल्की सी उदासी तैर गई। ये बात रूही ने नोट कर ली और उसने संजीव की ओर इशारा किया। संजीव रूही के इशारे को समझते हुए उन दोनों से कहा, ऐसा है, आप दोनों सहेलियां बड़े दिनों बाद मिली है तो आप दोनों बातें करें, हम अपने साहबजादे को थोड़े बहुत झूले झुलाकर लाते हैं। ये कहकर संजीव कुशल को लेकर चला गया। चल निशा, थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। हाँ यार। दोनों सहेलियां एक बेंच पर बैठ गई। तभी रूही ने निशा से पूछा, निशा तू ठीक तो है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ। निशा ने फीकी हंसी से हंसते हुए कहा, लग तो नहीं रहा। निशा अभी भी खामोश बैठी थी और सुनने में ताक रही थी। तभी निशा का फ़ोन बजा। निशा ने फ़ोन की स्क्रीन देखी तो नाम देखकर उसके चेहरे पर रोज के भाव आ गए। हेलो,
निशा ने फ़ोन उठाकर बड़े ही सर्द भाव से कहा, कहाँ हो तुम निशा? नीलेश ने पूछा। निशा ने कुछ जवाब नहीं दिया। 2 मिनट की खामोशी के बाद नीलेश ने उससे बोला, निशा, मैं घर आया था, यहाँ पर लॉक लगा हुआ था। आपके पास चाबी है तो सुबह भी लॉक करके तो आप गए थे। निशा ने कहा, धन्यवाद मुझे बताने के लिए, मैं ऑलरेडी घर आ चुका हूँ। नीलेश ने खिंचते हुए कहा, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? मैंने सोचा था आधे दिन की छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगा, पर तुम तो यहाँ सब घर बार छोड़कर खुद ही घूमने निकल गई। मम्मी सही कहती है, तुम अपने कोई भी काम को जिम्मेदारी से नहीं निभाती हो। घर में पूरा घर बिखरा हुआ है, बैठने तक की जगह नहीं है घर में। नीलेश अपनी ही रो में बोलता हुआ चला जा रहा था। निशा नीलेश की इन बातों से खिंच चुकी थी और अपने आप पर संयम खो चुकी थी और फ़ोन पर ही नीलेश को चिल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी, मुझे कुछ नहीं करना। मैं बुरी पत्नी हूँ, बुरी बहू हूँ, तो तुम अच्छे बेटे बनके अपना काम करो। अब मैं कोई जिम्मेदारी नहीं निभाने वाली। तो ठीक है, इस घर की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती हो तो घर में आने की भी ज़रूरत नहीं है। नीलेश भी चिल्लाते हुए बोला, नहीं आऊँगी, मर जाऊँगी, पर उस घर में नहीं आऊँगी। आवेश में कहकर निशा ने फ़ोन काट दिया। निशा अपनी जगह से उठी और आवेश में मॉल के जिस फ्लोर में थी वहाँ से कूदने की कोशिश करने लगी कि रूही ने उसका हाथ पकड़ के उसको रोक लिया। क्या कर रही है निशा, पागल हो गई क्या? रूही ने हाथ पकड़कर उसको खींचते हुए कहा, पागल नहीं हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। अब मर जाऊंगी तो सबको मुझसे मुक्ति मिल जाएगी। ये कहकर जोर जोर से बिलक कर रोने लगी। रूही ने उसको गले से लगा लिया, उसको शांत कराने की कोशिश करने लगी। इधर संजीव भी ये सब देखकर उन लोगों के पास दौड़ा दौड़ा आया। अब मॉल के बाकी सब लोग भी ये सब तमाशा देख रहे थे। थोड़ी देर में उनके पास मॉल का मैनेजर पहुंचा। उन लोगों से कहने लगा, मैम, आप लोग प्लीज़ यहाँ से जाइए, यहाँ पर कोई भी तमाशा हमें नहीं चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है यहाँ पर क्या हुआ और आप यहाँ से जाने को कह रहे हैं? संजीव ने कहा, हमने सीसीटीवी कैमरे में सब देख लिया है। आपको सुसाइड करना हो तो यहाँ से बाहर जाकर कीजिए, मॉल में ये सब तमाशा मत कीजिए, मैनेजर ने कहा। तभी रूही थोड़ा गुस्से में बोली, अजीब बात है, यहाँ आप सहानुभूति दिखाने की बजाय संवेदनहीनता दिखा रहे हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो पुलिस तो हमसे ही पूछताछ करती। देखिए सर, आप इनको लेकर जाइए। अगर इन्होंने कुछ भी किया तो खामखा मॉल की बदनामी होगी। मैनेजर ने रूही की बात को बीच में से काटते हुए बोला। रूही कुछ बोलने ही वाली थी कि संजीव ने कहा, रहने दो रूही, अभी फ़िलहाल तुम अपनी दोस्त को यहाँ से लेकर चलो। निशा अभी भी रूही के कंधे पर सिर रखकर सुबक रही थी। जाते हुए संजीव ने मैनेजर से कहा, मैं जानता हूँ आप यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी प्रश्न पूछना चाहूँगा। अगर उस लेडी की जगह आपकी बहन होती, ये सब कर रही होती, तब भी तो आप उसे इसी तरह का व्यवहार करते। ये प्रश्न सुनकर मैनेजर ने अपना सिर नीचे झुका लिया। इस पर संजीव ने कहा, इंसान की पहली ड्यूटी इंसानियत होती है, उसके बाद बाकी ड्यूटी होती है। हो सके तो ये बात याद रखिएगा। ये कहकर संजीव वहाँ से रूही, निशा और कुशल को लेकर निकल गया और अपने होटल आ गया। रूम में आकर रूही ने निशा को पानी पिलाया। निशा शून्य में ताक रही थी। काफ़ी देर तक निशा यूं ही बैठी रही। तभी संजीव ने रूही को इशारे से बाहर आने को कहा। बाहर आकर संजीव ने रूही से कहा, रूही, मेरी एक मीटिंग है, तुम अपने दोस्त के साथ यहीं रहो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। 2 मिनट के लिए संजीव खामोश हो गया। फिर रूही से बोला, आई एम सॉरी रूही, मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए। अगर ये मीटिंग इम्पोर्टेंट ना होती तो कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, आप जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी।
रूही ने प्यार से कहा। तुम मुझे कितना समझती हो। ये कहकर संजीव ने रूही को गले लगा लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं, हम अभी रूम में नहीं हैं, बाहर हैं। रूही थोड़ा झूठ मूठ का नाराज होते हुए बोली और संजीव को दूर हटाने की कोशिश करने लगी। हाँ तो अपनी बीबी के गले लग रहा हूँ, किसी और के थोड़ी ना, संजीव शरारत के साथ बोला और रूही शर्मा गई। आय हाय, ये तेरा शर्माना, तेरी इस शर्म में मैं अपनी जान लुटा दूँ। एक बार बोलकर तो देखो, क्यों ना अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दूँ। संजीव ने शायरी पढ़ते हुए कहा। हे भगवान संजीव, इतनी बकवास शायरी, प्लीज़ दोबारा मत पढ़ना। रूही हाथ जोड़ते हुए नाटकीय अंदाज में बोली। ये देखिए, हम आपके लिए सारी दुनिया छोड़ने को तैयार बैठे हैं, पर आपको तो अपने पति की कदर ही नहीं। संजीव झूठ मूठ कर उठते हुए बोला। हाँ पता है, अब आप जाइए, मीटिंग के लिए देर हो रही है। रूही ने संजीव को धक्का देते हुए कहा। उफ, ये जालिम मीटिंग हमारे प्यार की दुश्मन बनी हुई है। संजीव मुंह बनाते हुए बोला। इस पर रूही को हंसी आ गई। संजीव ने रूही को मुड़कर बाय किया और हवा में किस किया। इस बात पर रूही शर्मा गई। आज संजीव ने ऐसी एक्टिंग किया मानो उसका दिल घायल हो गया और बेहोश होने जा रहा हो, और मुस्कुराते हुए चला गया। रूही को सब समझ में आ रहा था कि संजीव ने ये सब उसका टेंशन से ध्यान हटाने के लिए किया था। रूही को यकीन नहीं हो रहा था ये वही संजीव है जिससे कुछ दिन पहले तक प्यार के दो बोल सुनने के लिए भी तरस जाती थी। संजीव के जाते ही रूही थोड़ा गंभीर हो गई। निशा उसकी बचपन की दोस्त थी। उसे निशा की ये हालत देखकर दुख हो रहा था। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि एक और रूही उसके सामने खड़ी है, पर उसके लिए निशा की कहानी जानना पहले ज़रूरी था, और वो रूम की तरफ बढ़ने लगी निशा की कहानी जानने के लिए। उधर नीलेश चिंता में इधर उधर टहल रहा था। रात के 8 बज गए थे, पर अभी तक निशा घर नहीं आई थी। नीलेश बार बार निशा को कॉल कर रहा था, लेकिन निशा नहीं कॉल उठा रही थी। नीलेश को डर लगने लगा था कि कहीं निशा ने सब सचमुच अपने आप को कुछ कर तो नहीं लिया। कल रात के झगड़े के बाद नीलेश जब सुबह उठा तो उसने देखा 8 बज चुके थे। बाहर आया तो कोई भी हलचल नहीं हुई। नीलेश ने 1-2 बार दरवाज़ा खटखटाया, परंतु निशा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो वो गुस्से में तैयार होकर जल्दी जल्दी ऑफिस निकल गया। ऑफिस जाकर वो सीधे अपने डेस्क पर बैठकर काम करने लगा, पर थोड़ी ही देर में उसको भूख लगने लगी। पर समस्या ये थी कि अभी तक लंच टाइम नहीं हुआ था। ऑफिस में वो मन ही मन निशा पर भुनभुना रहा था। खाली पेट होने के कारण नीलेश का ऑफिस के काम में दिमाग नहीं लग रहा था। बार बार उससे गलतियां हो रही थी, जिस कारण उसको डांट भी सुनने को मिल गई। वो अपनी टेबल पर बैठकर निशा के ऊपर गुस्सा निकाल ही रहा था कि तभी उसका दोस्त जतिन, जो कि उसका ऑफिस का कलीग भी था, उसके पास आया और उसने पूछा, तू ठीक है ना? कहाँ से ठीक होऊंगा, खाली पेट दिमाग ही नहीं काम करता मेरा। नीलेश ने थोड़ा झल्लाते हुए बोला। क्यों, आज भाभी ने खाना नहीं दिया क्या? जतिन ने मजाक करते हुए कहा। कहाँ से देगी महारानी, झगड़े से तो फुर्सत मिल जाए उनको, नीलेश ने परेशान होते हुए बोला। जतिन को कुछ एहसास हुआ कि मामला गंभीर है। वो नीलेश से बोला, चल यार कैंटीन में चलते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं। नीलेश ने बोला, ना यार मेरा मन नहीं है। हाँ जानता हूँ मैं, लेकिन मुझे तो कंपनी दे दे। कहते हुए जतिन नीलेश को खींचकर कैंटीन में ले गया। वहाँ कॉफ़ी और सैंडविच ऑर्डर कर दी। नीलेश को नाश्ता करके थोड़ी सी राहत मिली। तभी जतिन ने उससे पूछा, चल अब बता बात क्या है? शादी के बाद आज पहली बार है कि तू बिना टिफ़िन के ऑफिस आया है। होना क्या है यार, वही सास बहू का टिपिकल झगड़ा, नीलेश ने थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। पर तेरी तो फैमिली दूसरी सिटी में है, जतिन ने कहा। यही तो समस्या है। नीलेश की आंखों में इस समय परेशानी और उलझन दोनों कहीं बाहर जतिन को दिख रही थी। क्या मतलब? नीलेश 2 मिनट के लिए खामोश रहा
मानो सोच रहा हो कि अपनी समस्या बताऊं कि ना बताऊं। जतिन उसकी उलझन को समझते हुए बोला, नीलेश, मैं तुम्हारा कलीग ही नहीं, बचपन का दोस्त भी हूँ। हम दोनों की ही फैमिली शहर में नहीं है, इस हिसाब से हम दोनों एक दूसरे की फैमिली तो बन ही सकते हैं। आज हमारे बीच जो भी बात होगी हमारे बीच रहेगी, प्रॉमिस। जतिन ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, जानता हूँ यार, ये मुझे तुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तू पहले बात तो बता। कुछ नहीं यार, वही माँ चाहती है कि मैं वीकेंड हर उनके साथ बिताऊं, और निशा बात बात पर झगड़ा करने लगी है कि मैं घुमाने के लिए क्यों नहीं जाता, घर के कामों में ध्यान नहीं देता। तू तो जानता ही है कि ऑफिस का काम का कितना लोड है कि घर जाने पर एक गिलास उठाकर पानी पीने का मन नहीं करता, तो उसे घुमाने फिराने और उसकी कैसे हेल्प करूं। और वीकेंड पूरा कानपुर में ही बीत जाता है। हाँ तो ठीक है, इस वीकेंड अपने घर मत जा और भाभी को घुमा ला। अरे यार, कोशिश की थी मैंने शुरू में, मम्मी को मना करने की कोशिश की, लेकिन उनका रोना धोना शुरू हो गया कि तू बदल गया है, अब बीबी के आगे तो माँ बाप की कोई वैल्यू ही नहीं। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोले कि क्या बताऊँ, लग रहा था कि मैंने शादी होते ही उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हो और जोरू का गुलाम बन गया हूँ। नीलेश थोड़ा खिंचने लगा था। उधर निशा भी हर हफ्ते यही रोना मचा देती है कि कानपुर जाने को मना कर दो। इनफैक्ट कई बार तो मैंने ही निशा को इसी चक्कर में झड़क भी दिया। इस बार तो उसने खुद ही आगे बढ़कर जाने से मना कर दिया। हाँ तो ये तो अच्छा हुआ, तुझे मम्मी की बात सुनना भी नहीं पड़ा और तेरा काम भी हो गया। जतिन नीलेश की बात को काटते हुए बोला। इस बात पर जतिन को थोड़ा उत्साह भी हो रहा था। अरे यार, यही तो रोना मच गया। नीलेश दिमाग पर बल देते हुए बोला, क्या मतलब? जतिन ने असमंजस की स्थिति में पूछा। मतलब ये कि मम्मी यहीं पर आ गई। और उसके बाद सारी बातें नीलेश ने जतिन को बता दी। नीलेश ने गहरी सांस छोड़ी और जतिन से पूछा, अब तू ही बता यार, मैं क्या करूं? पर भाभी भी तो ठीक कह रही है। जतिन ने नीलेश को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, यार तू ही सोच, 2 साल हो गए तुम दोनों की शादी को, पर अभी तक एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड किया तो भाभी को बुरा लगेगा ही लगेगा। कब तक वो बर्दाश्त करेगी? आज नहीं तो कल ये होना ही था। जानता हूँ यार, इसलिए तो रात को उसके साथ समय बिताने की कोशिश करता हूँ, पर उसे लगता है कि मुझे उसके शरीर के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। जानता है नीलेश, औरत और मर्द की सोच में यही फर्क होता है। हम मर्दों को लगता है कि हम उन्हें बिस्तर पर संतुष्ट कर देंगे तो उन्हें भरपूर प्यार मिल जाएगा, और औरतों के लिए जिस्मानी रिश्ता ही काफ़ी नहीं होता। वो हमारे साथ बात करना चाहती है, समय बिताना चाहती है। यार कहाँ से लाऊं समय? पूरा दिन तो ऑफिस में कमर टूट जाती है, और घर जाकर भी उसके साथ काम में झूसूं, ये कहाँ से हो पाएगा? एक तो पूरा दिन बॉस के लेक्चर सुनता हूँ और फिर घर जाकर उसका भी लेक्चर सुनूं, ये मुझसे ना हो पाएगा। नीलेश ने कान में उंगली डालकर मुंह बनाते हुए कहा। जतिन ने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर नीलेश से कहा, यार चीज़ें इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी तुम बना रहे हो। अच्छा एक बात बता, क्या भाभी ने तुझसे कभी कहा कि घर के कामों में मेरी मदद करो, या जाते ही वो तुझसे सारी दुनिया की शिकायतें करने लगती है? ये सुनकर नीलेश सोच में पड़ गया और सोचते हुए कहने लगा, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर कहीं प्लम्बर, कहीं इलेक्ट्रीशियन, इन सब को बुलाने के लिए तो कहती ही रहती है। नीलेश ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित करने की कोशिश करते हुए कहा, अरे यार घर है तो वहाँ की मेंटेनेंस की जिम्मेवारी भी तो तुम दोनों की होगी। अच्छा अगर वो इन सबको अकेले बुला ले और उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो तू क्या करेगा? क्या तू नहीं जानता कि आजकल कितनी सिक्योरिटी इस दुनिया में है? जतिन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। इस बात पर नीलेश ने अपनी नज़र नीचे झुका ली। और रही बात लेक्चर की, तो तू जिसे लेक्चर कह रहा है ना, वो लेक्चर नहीं होता है, उनकी मन की भावनाएं होती है। क्या वो 10 मिनट
तुझसे अपने मन की बात भी नहीं शेयर कर सकती है। जरा सोच कर देख, पूरा दिन तुझे अकेले घर में रहना पड़े, तुझे बोलने बताने वाला कोई भी ना हो, तो तुझे कैसा लगेगा? जतिन ने कहा। यार, उसके पास मोबाइल फ़ोन तो है ना, जब चाहे किसी को भी फ़ोन मिलाकर बात कर सकती है। मैंने रोका थोड़ी ना है, नीलेश अपनी सफाई देते हुए बोला। इस बात पर जतिन ने अपना सिर पीट लिया और कहा, यार तेरा कुछ नहीं हो सकता। जतिन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, नीलेश, कुछ बातें ऐसी होती है जो एक पत्नी सिर्फ अपने पति से ही कहना चाहती है। ये कहकर जतिन खामोश हो गया और 2 मिनट कुछ सोचने लगा और उसके दिमाग में एक विचार उपजा और उसने नीलेश से पूछा, एक बात बता, भाभी तुझसे क्या क्या शिकायतें करती है? अभी बताया तो सब कुछ कि कल रात को क्या कह रही थी। मैं कल रात के अलावा और दिनों की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर नीलेश सोच में पड़ गया। दरअसल शादी के 2 साल बाद भी नीलेश निशा से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। सिर्फ उतनी ही जितनी ज़रूरत थी उतनी ही बात निशा कह पाती थी। नीलेश को बहुत जोर देने पर भी याद नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि घर खर्च खत्म होने पर निशा उससे पैसे मांगती थी या घर के मरम्मत के लिए कहती थी या खाना देना, पानी देना जैसे शब्द। नीलेश सोचते हुए बोला, यार निशा ने तो ज़्यादा कोई शिकायत नहीं की, सिवाय इसके कि हम कानपुर ना जाएं। वो शिकायत नहीं, रिक्वेस्ट थी, ताकि तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सको। ये सुनकर नीलेश खामोश हो गया। फिर जतिन से बोला, तुम मेरी पत्नी को इतने अच्छे से कैसे समझ सकते हो, जबकि मैं भी उसको इतने अच्छे से नहीं जानता। मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं बल्कि औरतों को समझता हूँ। उन्हें घर में रहकर क्या तकलीफ होती है, क्या तुम्हें पता है? उनको हर महीने पीरियड्स में क्या क्या दिक्कतें आती है, कितने मूड स्विंग से गुजरना पड़ता है। कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द, तो कभी चक्कर आना और न जाने क्या क्या। कितनी तकलीफ को सहती है। पूरा दिन घर में अकेले रहना, कोई बात करने वाला ना हो, कोई दुख दर्द बांटने वाला ना हो, इन सब को समझता हूँ। रही बात तुम्हारे जानने की, तो क्या तुमने अपनी पत्नी को जानने की कोशिश भी की है? कभी बैठकर उससे पूछा है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं? उसकी पसंद नापसंद जानने की कभी कोशिश करी? कभी नहीं, क्योंकि तुम्हें तो उसकी बातें लेक्चर लगती है। जतिन थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। यह सुनकर नीलेश सोच में पड़ गया। फिर जतिन से पूछा, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है औरतों के बारे में? ये सब मुझे मेरी माँ ने बताया है, जतिन ने कहा। नीलेश जतिन की ओर हैरानी से देखने लगा और उससे कहा, तेरी माँ तुझसे इस तरह की बातें करती है? नीलेश की टोन से साफ समझ में आ रहा था वो जतिन की माँ को बेशरम कहने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर जतिन को थोड़ा गुस्सा आ गया और थोड़ा सख्त स्वर में बोला, वो मुझसे बात नहीं करती, सिर्फ ये समझाती है कि औरतों को किस किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। मैं जानता हूँ एक माँ का अपने बेटे से इस तरह की बात करना गलत समझा जाता है समाज में, पर खुद ही सोचो, जब तक औरत ये नहीं समझाएगी पुरुष को कि उसको क्या तकलीफ है, तो वो कैसे समझ पाएगा उसकी तकलीफ को? तुझको ही देख ले, तेरी माँ ने तुझको इस तरह से नहीं समझाया, तो आज तू भी भाभी की तकलीफ समझ पा रहा है क्या? मेरे पापा भी कभी माँ को नहीं समझते थे, इसलिए वो मुझे समझाती थी कि औरत को किन किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है और उन्हें क्या चाहिए होता है। ये सुनकर नीलेश ने अपनी आंखें शर्मिंदगी से नीचे झुका ली और जतिन से बोला, सॉरी यार, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। हमारे समाज में तो तुम जानते हो क्या चलता है। तुम्हें पता है, अगर घर में मम्मी पापा के सामने मैं निशा से कुछ ज़रूरी बात भी कर लूँ तो मम्मी मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं बहुत बेशर्म हो गया हूँ। भाभी तेरी पत्नी है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है कि तू सबसे छुपाता फिरता है। जतिन थोड़ा तेज स्वर में बोला, फिर एक गहरी सांस छोड़ी और नीलेश से बोला, तू ये सब छोड़ और भाभी को घर में जाकर मना। हाफ डे की छुट्टी ले और उनके साथ घूमने फिरने जा, फिर देखना कैसे भाभी का गुस्सा छूमंतर होता है।
नीलेश को जतिन की बात सही लगी और वो हाफ डे की छुट्टी लेकर घर के लिए निकल गया। घर पर वो काफ़ी देर तक बेल बजाता रहा, पर कोई जवाब ना मिलने पर वो घर अपने डुप्लीकेट चाबी से खोलकर अंदर घुसा। उस समय निशा घर पर नहीं थी और घर पूरी तरीके से बिखरा हुआ था, जिस कारण नीलेश कस के झुंझला उठा और उसने निशा को फ़ोन किया। ये वही समय था जब निशा रूही के साथ बैठी हुई थी। हेलो, निशा ने फ़ोन उठाकर बड़े ही सर्द भाव से कहा। कहाँ हो तुम निशा? नीलेश ने पूछा। निशा ने कुछ जवाब नहीं दिया। 2 मिनट की खामोशी के बाद नीलेश ने उससे बोला, निशा, मैं घर आया था, यहाँ पर लॉक लगा हुआ था। आपके पास चाबी है तो सुबह भी लॉक करके तो आप गए थे। निशा ने कहा, धन्यवाद मुझे बताने के लिए, मैं ऑलरेडी घर आ चुका हूँ। नीलेश ने खिंचते हुए कहा, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? मैंने सोचा था आधे दिन की छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगा, पर तुम तो यहाँ सब घर बार छोड़कर खुद ही घूमने निकल गई। मम्मी सही कहती है, तुम अपने कोई भी काम को जिम्मेदारी से नहीं निभाती हो। घर में पूरा घर बिखरा हुआ है, बैठने तक की जगह नहीं है घर में। नीलेश अपनी ही रो में बोलता हुआ चला जा रहा था। निशा नीलेश की इन बातों से खिंच चुकी थी और अपने आप पर संयम खो चुकी थी और फ़ोन पर ही नीलेश को चिल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी, मुझे कुछ नहीं करना। मैं बुरी पत्नी हूँ, बुरी बहू हूँ, तो तुम अच्छे बेटे बनके अपना काम करो। अब मैं कोई जिम्मेदारी नहीं निभाने वाली। तो ठीक है, इस घर की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती हो तो घर में आने की भी ज़रूरत नहीं है। नीलेश भी चिल्लाते हुए बोला, नहीं आऊँगी, मर जाऊँगी, पर उस घर में नहीं आऊँगी। आवेश में कहकर निशा ने फ़ोन काट दिया। इधर नीलेश को भी निशा की बातों से गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने भी दोबारा फ़ोन नहीं किया। पर अब जबकि रात के 8 बज चुके थे, उसको अब चिंता होने लगी थी। निशा अभी भी पुरानी बातों को सोच रही थी और शून्य में ताक रही थी। रूही ने निशा के कंधे पर हाथ रखा तो उसे एक झटका सा लगा। रूही ने निशा के कंधों को थपथपाते हुए कहा, रिलैक्स निशा, मैं हूँ। ये सुनकर निशा ने चैन की सांस ली। तू ठीक है? रूही ने पूछा। निशा ने अनमने ढंग से हाँ में सिर हिलाया। फिर रूही ने कॉल करके होटल के रूम में खाना मंगवा लिया। पहले तो निशा ने खाना खाने में आनाकानी की, फिर रूही के कहने पर उसने थोड़ा सा खाना खा लिया। कुशल भी खाना खाकर थोड़ी देर के बाद सो गया। फिर निशा के फ़ोन पर नीलेश का फ़ोन आने लगा, पर निशा ने फ़ोन नहीं उठाया। नीलेश अब लगातार फ़ोन कर रहा था। तभी रूही ने बोला, एक बार जीजा जी से बात तो कर ले। वैसे तो निशा का मन नहीं था फ़ोन उठाने का, पर रूही की बात सुनकर उसने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही नीलेश की चिंता भरी आवाज़ आई। नीलेश ने निशा से कहा, हेलो निशा, कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? प्लीज़ तुम जल्दी घर आ जाओ। घर? किसके घर? निशा की आवाज़ में एक अलग ही टस थी। किसके घर मतलब? हमारे घर और किसके? नीलेश ने असमंजस में पड़ते हुए कहा। इस पर निशा ने एक फीकी सी हंसी हंसी और नीलेश से कहा, मेरा कोई घर नहीं है, वो सिर्फ आपका घर है और दूसरों के घर में रहने पर सिर्फ और सिर्फ अपमानित होना पड़ता है। इस पर नीलेश 2 मिनट के लिए खामोश हो गया। फिर उसने सोचा कि पहले निशा को घर लाना ज़रूरी है, बाकी की बातें बाद में। नीलेश को ये तक नहीं पता था इस समय उसकी पत्नी कहाँ और किस हाल में है। उसे फ़िलहाल उसकी चिंता हो रही थी। उसने शांति से निशा से पूछा, अच्छा निशा, ये बताओ तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। तुम मुझे? नीलेश अपनी बात कह रहा था कि तभी फ़ोन कट गया। नीलेश फ़ोन पर हेलो हेलो 2 सेकंड तक करता रहा। सिट, ओ गॉड, ये लड़की भी ना। ये कहकर नीलेश ने अपने सिर को झटका और फ़ोन सोफे पर फेंक दिया और सिर पकड़कर वहीं धम से बैठ गया। उसे कुछ नहीं पता था निशा इस वक्त कहाँ थी, ना ही इस शहर में उसके कोई रिश्तेदार थे जिसके घर वो जाए।
आस पड़ोस में तो पहले ही पूछ चुका था। उधर निशा ने नीलेश की बात सुन के फ़ोन काट दिया। तभी रूही ने निशा से पूछा, निशा कुछ तो बोल, अगर हम मिलकर बात करेंगे तो शायद इस समस्या का हल निकाल सकें। निशा ने रूही की बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। निशा तो मानो उस समय पत्थर की हो गई थी, जो शायद कुछ सुन ही नहीं रही थी। उसने रूही से पूछा, वॉशरूम कहाँ है? रूही हैरानी से निशा की ओर देखने लगी और उसने वॉशरूम की तरफ उंगली करते हुए कहा, वहाँ है। निशा वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वो ऐसे चल रही थी मानो जिंदा लाश चल रही हो। रूही को निशा पर तरस आ रहा था। उसने नीलेश को कॉल करने के लिए निशा का फ़ोन लिया, पर निशा का फ़ोन लॉक था। निशा का फ़ोन लॉक देखकर रूही हताश हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी फिर से निशा का फ़ोन बजा, जिस पर नीलेश का नाम दिख रहा था। रूही ने तुरंत ही फ़ोन उठा लिया। इससे पहले रूही कुछ बोलती, नीलेश ने घबराते हुए कहा, आई एम सो सॉरी। निशा देखो, जो भी नाराज़गी है वो तुम बाद में जता लेना। अभी प्लीज़ घर आ जाओ, प्लीज़ प्लीज़। हेलो नीलेश जी। रूही ने नीलेश की बात को बीच में से काटते हुए कहा। किसी और की आवाज़ सुन के नीलेश थोड़ा सा हैरान हो गया और मन ही मन डर गया। वो कहीं निशा ने सचमुच कुछ तो नहीं। वो सकपकाते हुए स्वर में बोला, हेलो कौन? नीलेश जी, मेरा नाम रूही है और मैं निशा की दोस्त हूँ। रूही ने कहा। निशा वो ठीक तो है ना? नीलेश ने घबराते हुए पूछा। जी वो ठीक है और मेरे साथ है। ये बात सुनकर नीलेश ने कुछ राहत की सांस ली और रूही से बोला, आप कहाँ पर है? मैं निशा को लेने आता हूँ। रूही थोड़ा सा सोच में पड़ गई कि वो क्या करे, क्योंकि अभी वो पूरी बात नहीं जानती थी। तो उसे डर था कि कहीं वो निशा को वापस गलत जगह पर तो ना भेज रही है। सोचकर ही उसकी रूह कांप गई थी कि अगर उस समय वो और संजीव वहाँ पर ना होते तो शायद निशा हमारे बीच। ये बात सोचकर ही मानो उसे 440 वोल्ट का झटका लगा। हेलो रूही जी, आप मेरी बात सुन रही हैं? नीलेश की बात सुनकर रूही अपने ख्यालों से बाहर आई। रूही ने नीलेश से कहा, माफ़ कीजिएगा सर, पर मैं निशा को अपने साथ कानपुर ले जा रही हूँ, उसके माता पिता के घर। लेकिन क्यों? नीलेश ने हैरानी से पूछा। रूही को नीलेश के इस सवाल पर थोड़ा गुस्सा आ गया और वो थोड़ा रोष में बोली, क्योंकि अभी इस वक्त वो जिस हाल में है उसे अपने माँ बाप की सख्त ज़रूरत है। और फिर आपके और उसके बीच क्या बात हुई मुझे नहीं पता, पर क्या आप जानते हैं कि निशा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी? अगर मैं और मेरे पति उस समय वहाँ नहीं होते तो शायद आज निशा। ये कहते कहते रूही रुक गई। रूही की बात सुनकर नीलेश डर से पसीना पसीना हो गया कि कहीं ये बात उसके माँ बाप तक पहुँच गई तो पता नहीं क्या प्रतिक्रिया दे। नीलेश डर के कारण कांपने लगा। वो घबराते हुए रूही से बोला, देखिए रूही जी, आप गलत समझ रही हैं। हमारे बीच एक छोटी सी बस गलतफहमी हुई है और कुछ नहीं। कमाल है नीलेश जी, गलतफहमी इतनी बढ़ गई कि निशा ने सुसाइड करने की कोशिश की। रूही ने तंज कसते हुए कहा। यह सुनकर नीलेश थोड़ा सा खिंच उठा, पर कुछ बोल ना सका। उसने रूही को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, रूही जी, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज़ विश्वास कीजिए। इसके बाद 2 मिनट तक फ़ोन पर खामोशी छाई रही। फिर नीलेश ने कहा, ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक आप निशा से खुद ही पूछ लीजिए। अगर वो कुछ भी ऐसा कहे जिससे आपको लगे कि सही नहीं है तो आप उसको मेरे साथ नहीं भेजिएगा। ये सुनकर रूही थोड़ा सोच में पड़ गई, मगर रूही ने थोड़ी देर सोचकर अपना पता बता दिया और फ़ोन रखकर जैसे ही पलटी, निशा उसे ही सर्द भाव से घूर रही थी। रूही एक पल के लिए डर गई, फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, निशा तू खड़ी क्यों है, बैठ ना। निशा रूही के सवाल का जवाब देने की बजाय
उल्टा रूही से ही पूछ लिया, क्या तुमने नीलेश को यहाँ बुलाया है? निशा की बात में नाराजगी साफ तौर पर झलक रही थी। रूही ने अपनी सफाई देते हुए कहा, नहीं, मैंने नहीं, वो तो उसका फ़ोन। इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती कि निशा वहाँ से जाने लगी तो रूही निशा का हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की और उससे बोली, मेरी बात तो सुन। निशा ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और रूही पर लगभग चिल्लाते हुए बोली, क्या सुनूं रूही, तुम नहीं जानती हो वहाँ क्या हुआ था? जानती है, उन्होंने मुझसे फ़ोन पर कहा है, कहते हैं कि अगर घर की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाओगी तो मेरे घर मत आना, मेरा घर मेरा घर। शब्द कहकर निशा रोते हुए धम से बिस्तर पर बैठ गई। रूही ने भी उसे रो लेने दिया और उसे गले से लगा लिया। निशा जोर जोर से रो रही थी। 2 मिनट बाद निशा थोड़ा शांत हुई और अपने आंसू पोंछे और सुबकते हुए रूही से कहने लगी, जानती हो रूही, जब छोटी थी और घर के काम में मन नहीं लगता था तो माँ हमेशा यही कहती थी, ससुराल जाओगी और वहाँ काम ठीक से नहीं करोगी तो वहाँ सास बातें सुनाएगी। माँ ने ससुराल का इतना डर भरा कि आज भी काम डर के कारण करती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे काम करना है। बचपन से ही यही सुनती आ रही हूँ, अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए तो ससुराल का डर दिखाया गया, अगर जिद मचाई तो ससुराल का डर दिखाकर चुप करा दिया गया। जब बड़ी हुई, माँ से कुछ भी लेने को कहती तो कहती, अभी नहीं, जब शादी होगी तब दूंगी। सजना संवरना चाहा तो यही कहती रही, निशा सिंपल रहो, ससुराल में तो सब श्रृंगार करना ही है। ऐसा लगता था कि मानो श्रृंगार औरत केवल पति के लिए करती है, खुद के लिए नहीं। जब सपनों को उड़ान देना चाहा, करियर बनाना चाहा तो ये कहकर डराया गया कि ससुराल में वर्किंग वूमेन को डबल काम करना पड़ता है। ये कहकर सपनों के पंख पहले ही काट दिए गए। क्यों रूही, क्यों ऐसा होता है? एक लड़की को ससुराल के नाम से मायके वाले इतना टॉर्चर करते हैं कि उसके लिए ससुराल एक भूत महल बनकर रह जाता है, जहाँ जाते ही उसको न जाने किन किन भूतों का सामना करना पड़ेगा। जानती हो रूही, जब भैया की शादी हुई थी तब मेरी बुआ ने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? रूही ने शांत भाव से पूछा। घर के किराएदार चले गए, अब मकान मालकिन आ रही है। ये सुनकर बुआ से जोर जोर से लड़ने का मन किया, पर संस्कार बस कुछ ना कह सकी। ये शब्द कहते हुए निशा के चेहरे पर एक टस्सी उभर पड़ी। किराएदार यानी कि मैं और मकान मालकिन यानी कि भाभी, उस हिसाब से तो मैं भी अपने ससुराल की मकान मालकिन हुई। कैसे मकान मालिक हैं हम लोग रूही, जो अपने हिसाब से अपने ही घर में नहीं रह सकते हैं, जिसे जब चाहे अपने ही घर से निकाल देने की धमकी दे दी जाती है। ये बातें सुनकर रूही का दिल कसक उठा। मकान मालिक तो वो होता है ना, जो अपने घर को अपने हिसाब से सजाता है, संवारता है, और जहाँ उसे अपनेपन का एहसास होता है। लोग जब बाहर घूमने जाते हैं तो अपने घर पर आकर सुकून पाते हैं, पर हमें तो सुकून पाने के लिए भी अपने मायके जाना पड़ता है। मायका यानी माँ का घर, पर क्या वो वाकई में माँ का घर होता है? वो तो पिता का घर होता है ना, जो घर के मुखिया होते हैं, घर के सारे फैसले लेते हैं। तो फिर हम मकान मालिक कैसे रूही? क्यों हम ससुराल में अपने हिसाब से नहीं रह सकते, अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहन सकते, अपना मनपसंद खाना नहीं खा सकते, अपने मन से अपने माँ बाप से मिलने नहीं जा सकते? क्यों रूही, क्यों हमें डर लगा रहता है कि अगर हम उनके हिसाब से नहीं चले तो न जाने हमारे साथ क्या होगा। निशा ने ये बात कहते हुए चित्कार उठी। ये बातें सुनकर एक बार को रूही को भी रोना आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले वो सब जो रूही भी झेल चुकी थी, रूही का साथ तो गुरुजी ने दे दिया और संजीव को सही रास्ते पर ले आई। पर उन औरतों का क्या, जो आज भी घुट घुट कर, तिल तिल कर अपने ही घर में नौकरों से भी बदतर जीवन जी रही है। इन बातों से रूही भी बुरी तरीके से विचलित हो गई थी, पर निशा को संभालने के लिए उसने अपने आप को मजबूत किया और फिर रूही उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई
और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम्हें नीलेश के साथ नहीं जाना तो मत जा। हम एक काम करते हैं, अंकल आंटी यानी तेरे मम्मी पापा के पास चलते हैं। ये सुनकर निशा ने रूही की ओर देखा और एक फीकी सी मुस्कान मारी और उसे रूखी हंसी हंसते हुए कहा, रूही तुमने कभी सुना है एक किराएदार को वापस उसी घर में जाते हुए जहाँ से वो निकाला गया हो? ये सुनकर उसको समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसने अपनी नज़रें नीची कर ली और एक गहरी सांस छोड़ी। कुछ देर के लिए उस कमरे में सुई पटक सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद निशा ने कहा, मुझे नहीं पता तुम इस बात को समझ पाओगी कि नहीं समझ पाओगी, पर हम चाहे कितने ही आधुनिक विचारधारा वाले क्यों ना हो जाएं, पर वास्तविकता तो यही है कि शादी करते ही लड़कियां मायके वालों के लिए महज एक मेहमान बनकर रह जाती है। जो लड़की अपने मायके में हक से सब कुछ करती थी, शादी के बाद उसके सारे हक छीन लिए जाते हैं। और भाभी जी के आ जाने के बाद तो कहते कहते निशा रुक गई और एक गहरी सांस छोड़ी। क्या तेरी भाभी ने तेरे साथ कुछ भी गलत व्यवहार किया? रूही ने पूछा। वो क्या गलत करेगी? मेरी माँ ने तो मुझे भाभी की नज़र में एक अनचाहा मेहमान बनाकर रख दिया है, जिससे मैं भाभी की नज़र में सिर्फ एक बोझ बनकर रह गई हूँ। क्या मतलब? रूही ने पूछा। मतलब साफ है रूही, मैं जब भी घर जाती हूँ माँ भाभी से तरह तरह के व्यंजन बनवाती है। नीलेश के आने पर तो घर ऐसा चमकाने को कहती है कि मानो अगर थोड़ी सी भी गंदगी रह जाएगी तो हम घर से चले जाएंगे। और हर टिपिकल इंडियन सास की तरह उन्होंने किचन से रिटायरमेंट ले लिया और पापा और भाई घर में एक तिनका तक नहीं हिलाते। और अब तो उनका छोटा बेबी भी है, उस पर भी अगर मैं भाभी का हाथ बटाने की कोशिश करती हूँ तो माँ मुझे रोक लेती है। भाभी कुछ कहती तो नहीं है, पर उनकी नज़रों में मुझे विद्रोह नज़र आता है। जाहिर सी बात है, अगर मैं वहाँ गई तो सिवाय कलेश के वहाँ कुछ नहीं होगा। मुझे समझा बुझाकर वापस नीलेश के पास भेज दिया जाएगा। ये कहकर निशा ने गहरी सांस छोड़ी। ये सुनकर रूही सोच में पड़ गई, क्योंकि जब उसने घर छोड़ा था उसके माँ बाप उसके साथ खड़े थे और उसके भाई की भी शादी नहीं हुई थी, जिस कारण इतनी दिक्कत नहीं हुई। पर निशा का नज़रिया भी अपनी जगह सही है। माँ बाप तो फिर भी अपनी बेटी के लिए सब कुछ करते हैं, पर भाई भाभी के लिए वो सिर्फ 4 दिन की मेहमान से ज़्यादा कुछ नहीं होती है। वो सोच ही रही थी इन सब के विषय में कि तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। खटखटाने की आवाज़ से दोनों अपनी सोच से बाहर आई। दोनों को लगा कि शायद नीलेश आ गया है। निशा ने घबराते हुए कहा, रूही चाहे कुछ भी हो जाए मैं नीलेश के साथ नहीं जाऊंगी। निशा बहुत ज़्यादा डर गई थी। रूही ने निशा को शांत कराने की कोशिश की और उससे कहा, शांत हो जा निशा, मैं हूँ ना, मुझे देखने दो। रूही बड़ी ही सावधानी से दरवाज़ा खोल रही थी। 2 मिनट के लिए दोनों की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। दरवाज़ा खोलने पर रूही को संजीव दिखा। संजीव को देखते ही रूही ने गहरी सांस छोड़ी और संजीव को कस के गले लगा लिया। ये देखकर संजीव भी थोड़ा असमंजस की स्थिति में आ गया। उसने रूही से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं बोलिए, बस 2 मिनट के लिए बस ऐसे ही मुझको रहने दीजिए। रूही संजीव के सीने से लगे हुए ही बोली, अच्छा ठीक है, पर अंदर तो आने दो, बाहर सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? संजीव ने कहा। ये सुनकर रूही को कुछ होश आया और उसने ध्यान दिया कि वो लोग कमरे के बाहर खड़े हैं। ये देखकर रूही संजीव से अलग हो गई और उससे कहा, सॉरी संजीव, मैं थोड़ा डर गई थी। इस पर संजीव ने दिल पर हाथ रखते हुए नाटकीय अंदाज में कहा, हाय, मुझे तो लगा मेरी किस्मत चमक गई। इस बात पर रूही थोड़ा शर्मा गई और उस पर झूठा गुस्सा दिखाते हुए संजीव की बाहों में एक पंच मारा और दोनों मुस्कुरा दिए। कमरे के अंदर आने पर संजीव ने देखा निशा अभी भी डरी हुई थी।
पर संजीव को देखकर थोड़ा शांत हो गई। इस पर संजीव ने गंभीरता से पूछा, बात क्या है रूही? रूही संजीव को सारी बातें बता दी और संजीव से कहा, निशा ना ही अपने पति के पास जाना चाहती है और ना ही अंकल आंटी के पास। समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। संजीव रूही की बात सुनकर कुछ सोच में पड़ गया। फिर वो धीरे से निशा के पास गया और निशा से कहा, निशा जी, मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या बीत रही है। अपने ही घर पर इस डर के साथ रहना कि अगर मैं दूसरों के हिसाब से ना चलूँ तो मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। तकलीफ तो होती ही है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे मायका हो या ससुराल, दोनों ही आपके अपने घर है। उस घर से आपको कोई भी नहीं निकाल सकता, आपके पति हो या आपकी भाभी। कानून के अनुसार, कानूनन तो बहुत कुछ होता है संजीव जी, पर हमारा समाज कानून के अनुसार नहीं, परंपराओं के अनुसार चलता है। खासकर वो परंपराएं जो बहुओं बेटियों के लिए बनाई गई है। निशा संजीव की बात को बीच में से काटते हुए बोली। फिर निशा एक गहरी सांस लेते हुए बोली, आपको क्या लगता है मुझे कानून की जानकारी नहीं है? माना कि मैं एक वकील नहीं हूँ, पर आजकल कानून की जानकारी निकालना इतना भी मुश्किल नहीं है। और आपको पता है कि अगर एक महिला अगर अपने अधिकारों पर आ जाए, इस देश में 90% लोग जेल में होंगे या उनके घर तलाक हो चुका होगा। क्या आपको पता है कि शादी के बाद ससुराल में दहेज को लेकर किसी भी प्रकार का व्यंग्य कसना या ताने मारना मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत आता है। यहाँ तक कि उसको अपनी मर्जी के अनुसार कपड़े ना पहनने देना भी घरेलू हिंसा के तहत आता है। रूही और संजीव दोनों हैरानी से निशा को देख रहे थे। यदि उसे इतना सब कुछ पता है तो इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है? अगर तुझे इतनी जानकारी है तो तू अपने अधिकार के लिए लड़ती क्यों नहीं है? रूही ने निशा से कहा। इस पर निशा के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई और उसने रूही से कहा, तुम किन अधिकारों की बात कर रही हो रूही, जो हमें कभी मिले ही नहीं? हाँ, कानून की किताब में जरूर 4 लाइनें छाप दी गई है, पर वो सिर्फ संविधान की किताबों तक ही सीमित है। असल जिंदगी में तो कभी लागू नहीं होती। अगर मैं अपने ससुराल वालों से अधिकारों की लड़ाई करूंगी तो उसका नतीजा क्या होगा? या तो मेरे ससुराल वाले मेरी बात मान लेंगे या नीलेश सीधे मुझे तलाक दे देंगे। अगर मेरे ससुराल वालों ने मेरी बात मान भी ली तो मैं भी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अनचाहे बहू के अलावा कुछ नहीं रह पाऊंगी। और अगर तलाक हुआ तो तलाक के बाद तो मैं अपने ससुराल में नहीं रह सकती, क्योंकि घर मेरे पति और सास ससुर के नाम है। हाँ, एलिमनी के तौर पर कुछ रुपए ज़रूर मिल सकते हैं, पर कितने? जितने मेरे पति की सैलरी है उसकी आधी भी मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पर लड़कों को भी प्रॉपर्टी माँ बाप के मरने के बाद ही मिलती है। जब पति के नाम प्रॉपर्टी ही नहीं होगी तो मुझे क्या मिलेगा? माँ बाप का तो घर वैसे ही भाई के नाम होता है, और भाई की एक सुई भी उठाई तो समझो भाई से रिश्ता खत्म। निशा बहुत आवेश में बोल रही थी और बोलते बोलते भावुक होकर रोने लगी। फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, रूही, क्या तुम नहीं जानती हमारे समाज में लड़कियां अपने अधिकार सिर्फ इसलिए छोड़ देती है ताकि कहीं उनके भाई से रिश्ता ना टूट जाए। और बदले में वो भाई क्या करते हैं? मुसीबत पड़ने पर अपनी बहन से कन्नी काट लेते हैं। कहना आसान है, पर तुम बताओ, क्या तुम अपने भाई से अपनी प्रॉपर्टी, अपना अधिकार मांग पाओगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, जहाँ तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ोगी उनकी नज़र में अपना सम्मान गंवा बैठोगी, और सम्मान को गंवाकर चाहे मायका हो या ससुराल कहीं भी नहीं रहा जा सकता। ये सवाल सुनकर रूही मौन हो गई और 2 मिनट के लिए सुई पटक सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले इस बात पर। फिर संजीव ने मौन को तोड़ते हुए निशा से पूछा, निशा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर अभी प्रश्न ये है कि यदि आपकी मंजिल ना मायका है ना ससुराल,
तो आप अपनी मंजिल के लिए कहाँ जाएंगी? पता नहीं, इतना पता है कि ना मायके जाऊंगी ना ससुराल। अगर ठिकाना नहीं मिला तो मरना पसंद करूंगी, पर अपने सम्मान को ठेस पहुंचाना मुझे गवारा नहीं। निशा ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। नहीं निशा नहीं, ऐसा मत कहना प्लीज। किसी चौथे व्यक्ति की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो वो नीलेश था, जिसकी आंखों में आंसू के साथ साथ शर्मिंदगी भी थी। नीलेश निशा के पास आकर भावुक होकर बोला, मुझे माफ़ कर दो निशा, मुझे इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो घर तुम्हारे बिना घर नहीं है, वो तुम्हारा घर है। अगर तुम चली गई तो वो सिर्फ एक मकान है और कुछ नहीं। निशा ने नीलेश से मुंह फेर लिया। मैं जानता हूँ निशा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। चाहो तो तुम उसकी सज़ा दो मुझे, पर इस तरह मुंह तो मत फेरो प्लीज़। नीलेश ने कहा। निशा अभी भी नीलेश से मुंह मोड़े खड़ी थी। तभी नीलेश निशा के सामने आ गया और घुटनों के बल बैठ गया उसके सामने। निशा से हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, पर मैं तुमसे एक मौका चाहता हूँ, एक आखिरी मौका। अगर इसके बाद कुछ भी हो तो तुम मुझे कुछ भी सज़ा दे देना, मुझे मंजूर होगी। अब तुम्हारे सम्मान पर कोई आँच नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। निशा नीलेश के इस रूप को देखकर हैरानी से उसको घूरे जा रही थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि नीलेश ये सब कह रहा है। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से रूही और संजीव की ओर देखा तो संजीव ने निशा से कहा, निशा जी, एक मौका तो भगवान भी देते हैं। अगर वाकई में नीलेश जी को अपनी गलती का एहसास है तो उन्हें ये मौका मिलना चाहिए, पर अगर ये अपनी बातों से मुकर गए तो। निशा नीलेश की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए बोली, तो फिर आपका ये भाई आपके सम्मान के लिए हमेशा खड़ा रहेगा और उसका घर आपके लिए खुला रहेगा, जहां आपके सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा। संजीव ने निशा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, निशा तुम परेशान ना हो, जब तक तुम्हारी ये दोस्त जिंदा है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो मेरे पति तुम्हारे भाई हैं, उस रिश्ते से तुम मेरी ननद हो और इस भाभी के रहते तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बातें सुनकर निशा भावुक हो गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। निशा ने रूही को कसकर गले लगा लिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। शायद रूही उसके मन की बात समझ गई। वो निशा से बोली, देखो निशा, तुम जो भी निर्णय करोगी हम तुम्हारे साथ हैं। कोई भी तुझ पर कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं थोपेगा, पर जो भी निर्णय लेना ठंडे दिमाग से और सोच समझ कर लेना। ये सुनकर निशा सोच में पड़ गई और थोड़ी देर सोचने के बाद नीलेश से बोली, नीलेश, अगर कभी मेरे और माँ के बीच आपको एक पक्ष लेना पड़े तो आप किसका पक्ष लेंगे? निशा ने ये सवाल जानबूझकर नीलेश से किया था ताकि वो जान सके कि नीलेश वाकई में शर्मिंदा है कि केवल डर से वो ये सब कह रहा है। इस पर नीलेश ने कहा, निशा, वो मेरी माँ है और तुम मेरी पत्नी हो। तुम दोनों मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा हो। एक पुरुष के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है कि वो अपने जीवन के दोनों हिस्सों को अलग अलग देखे। बचपन से यही सुनता आया हूँ कि माँ पूजनीय है, वो भगवान है। शायद इसलिए उनकी गलतियों को देखकर भी अनदेखा करता रहा, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना मेरी माँ मेरे लिए पूजनीय और सम्मानीय है, उतना ही तुम्हारा सम्मान भी मेरे लिए ज़रूरी है। जो हो गया उसे तो मैं नहीं बदल सकता, पर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे सम्मान के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। ये मेरा वादा रहा। ये कहकर नीलेश ने निशा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और मुस्कुराकर उसके गले लग गए। ये लोग तो आपस में ही एक दूसरे के साथ बिजी हो गए। अब हम भाई भाभी को कौन पूछेगा? ये नहीं कि भाई भाभी लखनऊ आए तो उनको घर बुलाएं, उन्हें अपना शहर घुमाएं। माहौल को हल्का करने के उद्देश्य से रूही बोली, खबरदार, जो मेरी बहन को कुछ भी बोला तो
संजीव झूठा गुस्सा दिखाते हुए रूही से बोला। इस पर रूही संजीव को पंच मारते हुए बोली, आपकी बहन पहले मेरी दोस्त है, समझे। इस पर नीलेश ने कहा, बिल्कुल, निशा के घर में निशा के भाई भाभी और मेरी साली साहिबा का तहे दिल से स्वागत है। और सब लोग फिर खिलखिलाकर हंस दिए। इसके बाद रूही और संजीव होटल में नहीं, निशा और नीलेश के घर में रुके और नीलेश ने भी छुट्टी लेकर निशा को और रूही और संजीव को लखनऊ घुमाया और चारों ने खूब मस्ती की। देखते ही देखते संजीव और रूही के जाने का वक्त आ गया और दोनों ने रूही और संजीव को विदा किया। रूही और संजीव के जाने के बाद नीलेश सोफे पर बैठे थे। नीलेश ऊपर छत की ओर ताक रहा था और निशा गौर से नीलेश को देख रही थी। जब नीलेश ने निशा को अपनी ओर ताकते हुए देखा तो उससे पूछा, ऐसे क्या देख रही हो मुझे। देख नहीं रही हूँ, सोच रही हूँ कि आप में अचानक इतना परिवर्तन कैसे, निशा ने नीलेश से पूछा। इस पर नीलेश नजरें चुराते हुए बोला, छोड़ो ना, क्यों पुरानी बातों को छेड़ रही हो। नीलेश की इस हरकत पर निशा संदेह की दृष्टि से देखते हुए नीलेश से बोली, सच सच बताइए, बात क्या है। इस पर नीलेश अपना सिर खुजाते हुए बोला, वो दरअसल जब मैं गुस्से में ऑफिस गया तो मेरे दोस्त जतिन ने मुझे समझाया और मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने की कोशिश की, पर मैंने उसकी बात ना मानकर जब घर आया तो तुम्हें घर में ना पाकर मैं निराश हो गया और गुस्से में तुमसे वो बातें कह दी। पर जब तुमने मुझे मरने की बात कही तो मैं डर गया और जब तुम घर वापस नहीं आई तो मेरी घबराहट बढ़ने लगी। रूही जी से फ़ोन पर बात होने से पहले मैंने जतिन को फिर से फ़ोन किया और उसे सारी बातें बताई। इस पर वो गुस्सा होते हुए बोला, तो ठीक है ना, भाभी को मरने दे, क्यों चिंता कर रहा है। तुझे ही टेंशन होती थी कि तू माँ और पत्नी के बीच में पिसा जा रहा है। अच्छा है, ना भाभी रहेगी ना तुझे परेशानी होगी। ऐसा मत बोल यार, मुझे सच में उसकी चिंता हो रही है। अगर कहीं उसने सच में कुछ। कहते कहते नीलेश रुक गया। अब उसकी क्यों चिंता हो रही है। जब सुबह मैं तुझे समझा रहा था तो तुझे लग रहा था कि मैं बकवास कर रहा हूँ और अब तुझे चिंता हो रही है। सही तो बात यह है कि तुम जैसे मर्दों का कुछ नहीं हो सकता, जो बीवी की कदर तभी करते हैं जब वो इस दुनिया से चली जाती है। जब भाभी की जान पर बन आई तो अब तुझे उनकी चिंता हो रही है। यही चिंता पहले कर लेता तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। जतिन ने गुस्से में बोला, मुझे माफ़ कर दे यार, मुझसे गलती हो गई। माफ़ी मुझसे नहीं, भाभी से मांगो और उनकी परिस्थितियों को समझो। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो एक दूसरे से बातचीत से हल करो, ना कि एक दूसरे पर गुस्सा और झगड़ा करने से फ़ायदा। चीज़ों को अगर बातचीत से सुलझा लिया जाए तो कभी सिचुएशन इतनी ख़राब होती ही ना। फिर जतिन ने एक गहरी सांस लेते हुए बोला, भाभी का फ़ोन लग रहा है, इसका मतलब शायद वो अभी भी ठीक है, बस वो तेरे से गुस्सा है। तू कोशिश करता रह, शायद भाभी एक बार फ़ोन उठा ले और उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश कर और वादा कर उनसे कि कभी उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा। एक पत्नी अपना सब कुछ छोड़कर पति के भरोसे ससुराल आती है। अगर वो पति ही उसका भरोसा तोड़ दे तो वो भी टूट जाती है। शायद अभी देर नहीं हुई है नीलेश, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उन्हें वापस ले आ और अब फ़ोन उठा और उन्हें फ़ोन कर। इसके बाद जब रूही से उनका पता मिला तो मैं तुम्हारे पास पहुंचा, और जब तुम संजीव जी से बातें कर रही थी तो मैंने सब बातें सुन लिया और मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। ये कहकर नीलेश उदास हो गया। निशा एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, चलिए, अंत भला तो सब भला। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो मुझे भी आपके साथ कोई पुरानी कड़वी बातें नहीं याद रखना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी ख्वाहिशों और तुम्हारी ज़रूरतों को समझ सकूँ और उन्हें पूरा कर सकूँ। नीलेश निशा का हाथ पकड़ते हुए बोला। इस पर निशा नीलेश के कंधे पर सिर रखते हुए बोली, मेरी ख्वाहिश बस इतनी है कि आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहें, मेरे सम्मान के लिए।
जरूर। नीलेश ने अपना हाथ निशा के कंधे पर रखा और उसे अपने करीब खींच लिया और उससे शरारत भरे अंदाज में बोला, वैसे ख्वाहिश से याद आया कि माँ की भी एक ख्वाहिश थी जो मुझे पूरी करनी थी। इस पर निशा चौंकते हुए बोली, क्या? यही कि अगले साल उनकी गोद में पोता या पोती आ जाए। नीलेश की आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। इस पर निशा मुस्कुराते हुए नीलेश के सीने पर पंच किया और शर्माते हुए उसके सीने में सिर छुपा लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर लेना।